नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 20, 21 और 22 मार्च का 3 दिन का करंट अफेयर रहेगा, जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर करवाएंगे और सरकारी वेबसाइट जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है उसको कवर करवाएंगे। हमारा जो फ्री में हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मंथली टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होते हैं। टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, डेली द हिंदू नोट्स जब आप सर्च करेंगे तो बिल्कुल आप हम तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे, ठीक है। और हमारा करंट अफेयर जो है वो सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो। बस पढ़ने का तरीका अलग होगा। जैसे कि मान लिया आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से जानकारी रख लेना, और या फिर आप तैयारी करते हैं, मान लिया किसी यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, किसी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, तो फिर आपको वो चीज़ें थ्रोली पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। ढंग से पढ़ लेना उन चीज़ों को। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा के छोटे से शहर गोरखपुर में स्थापित की जा रही है। गोरखपुर एक गांव ही है, ठीक है। तो यहाँ स्थापित की जा रही है, एक छोटा सा टाउन के बताया जाता है गोरखपुर को, तो यहाँ पे करी जाएगी, ठीक है। और ये पड़ता है हरियाणा के फतेहाबाद जिला में। बस आपको ये पता करना है, छोटा टाउन है, बड़ा टाउन है, गांव है, कोई बात नहीं है। उन चीज़ों से उन्हें फ़र्क पड़ेगा जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, लेकिन हमें एग्जाम देना है तो हमें ध्यान रखना है कि गोरखपुर में आ रही है ये उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना, और ये पड़ता है हरियाणा के फतेहाबाद जिला में। दैट्स इट, ठीक है, बस। और इसमें 4 700 मेगावाट यूनिट से 2.8 गीगावाट की योजनाबद्ध क्षमता बिल्कुल इसकी रहेगी। और इसमें जो डेवलपर है, जिनको हम विकासकर्ता, हिंदी की भाषा देखो बड़ी जटिल तो होती है। डेवलपर की बात करें तो ये है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, ठीक है। तो ये याद रख लेना। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड नामरूप असम के मौजूदा परिसर में नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप फोर्थ उर्वरक संयंत्र, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि भाई रिसेंटली ये न्यूज़ में था, ये वाला जो परिसर है ये कहाँ पे है, तो नामरूप जो है वो असम में पड़ता है, ठीक है। और ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड क्या प्रोजेक्ट होते हैं, ये मैं जो हमारा इकोनॉमी का शाम को देख लेना, जो हमारा इकोनॉमी का पीवाईक्यू का सीरीज है उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी विज्ञान कार्यक्रम की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत चल रही अनुसंधान परियोजनाओं के विभिन्न घटक हैं, जैसे कि मतलब इस परियोजना के अंदर ये छोटी छोटी जो स्कीम्स है वो आती हैं, जैसे अक्रोस हुई, रीच आउट, पेसर और ओस्मार्ट। यहाँ पे एक्रोस का मतलब है केंद्रीय क्षेत्र का वातावरण, मतलब क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेयर, इनसे संबंधित है ये। रीच आउट की बात करें तो ये रिसर्च, एजुकेशन, इन चीज़ों के ऊपर बात करता है, अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, आउटरीच। पेसर की बात करें तो ये अनुसंधान से ही संबंधित है ये भी। और ओ स्मार्ट की बात करें तो ये महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी, ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर से संबंध रखता है, ठीक है। हमारा एक डीप ओशन मिशन भी था 2021 में आया था, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी इनमें इतना कुछ खास नहीं है, वही रिपीटेड न्यूज़ की खबर, ये स्कीम्स है, ठीक है। पीआईबी में मेंशन था तो हमने इनको जिक्र किया, बात की है यहाँ पे मेंशन करके, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे निदान पोर्टल के ऊपर। देखो, निदान पोर्टल की गाइस हम बात करें तो ये गृह मंत्रालय इस पोर्टल को लेके आता है। ड्रग कानून परिवर्तन एजेंसियों के लिए प्रभावी उपकरण ये होगा। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे कि रिसेंटली एक पीसीएस का एग्ज़ाम था, ठीक है, आरएएस वाला पेपर 2 फरवरी को हुआ था, ठीक है। तो उस पेपर में ऐसे ही एक एप्लीकेशन एक चीज़ का पूछ रखा था कि ये कौन से मंत्रालय का, तो ये गृह मंत्रालय का जैसे ये वाला है, तो ऐसे ही शायद वो पोर्टल भी गृह मंत्रालय का ही था वो भी। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि भाई कौन सा क्या मंत्रालय ऐसा कुछ स्पेशल लेके आता है, तो ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेस एक्स के जो क्रू हैं उनका नाम थोड़ा देख लेना, रिसेंटली उन्होंने लैंड किया है, ठीक है। तो ये कहाँ से आती हैं, जैसे गुजरात के महसाना में प्रत्येक गांव झुलासन है, या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। कितने दिन ये स्पेस में रह के आई है, 286 है, 275, कितना क्या दिन है, वो कमेंट करके भी बताना आप लोग, ठीक है। और कैबिनेट ने बैंकों को 1500 करोड़ रुपए के यूपीआई प्रोत्साहन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे गाइज, आपने सुन भी रखा होगा, क्या सुन रखा होगा, देखो पहला तो हम बात करेंगे यहाँ पे एक वाइट कॉलर जॉब होती है। वाइट कॉलर का मतलब पता है क्या होता है? वाइट कॉलर वर्कर वो वर्कर होते हैं जिनको सफ़ेद कॉलर भी कहा जाता है, जो योग्य होते हैं, स्किल्ड होते हैं, कुशल होते हैं, ठीक है।
बस इतना याद रखो, ठीक है। लिखने पे मत जाना, ये थोड़ा ट्रांसलेशन में ऐसा हो गया था। ब्लू कॉलर की बात करें तो जो हमारा मजदूर वर्ग जो आता है ना, वो इसमें फिर आता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें शारीरिक कार्य ज़्यादा होता है वो ब्लू कॉलर वर्क आता है। अब बात करें यहाँ पे देखो, अल नीनो चर्चा में था, ये लड़की ऐसे ही हो गया मिसपेल्ट इसमें करने से, ठीक है। अल नीनो ला नीना, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में ही अच्छे से आपकी जो एनसीईआरटी है ना, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ लेना, या खुद से एक बार सर्च कर लेना कि ऐसे लिख के सर्च करना कि डिफरेंस बिटवीन ला नीना अल नीनो और ला नीना में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है। तो डिफरेंस आएगा, वो एक बार पढ़ लेना। ये सारे पॉइंट आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे कवर, क्योंकि इसके ऊपर शायद 2011 या 12 में यूपीएससी ने भी इवन एक सवाल पूछ रखा है, ठीक है। आराम से इतना पढ़ लोगे ना, वो सवाल आराम से कवर भी होएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में देखो, कैबिनेट ने गोकुल मिशन के लिए अतिरिक्त प्रीव्यय को मंजूरी दी है। कितना रुपया दिया जाएगा बस याद रख लो, क्योंकि बैंक का जो पेपर होता है ना, उसमें ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं बस, ठीक है। और कैबिनेट ने डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए 21,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे, ये जो रेमिटांस है उससे संबंधित एक डाटा आया है, तो इससे संबंधित एक कटआउट मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ के तौर पे। इसमें पढ़ने की कोई इतनी आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे, एक हमारी समिति है जिसका नाम है लोक लेखा समिति, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली क्रिटिसाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को, एक स्कीम को लेके। आई थिंक वो स्कीम थी स्वदेश दर्शन स्कीम थी, तो उसको लेके क्रिटिसाइज किया था कि इन्होंने इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं किया है, ठीक है। तो वो कब क्या लॉन्च की गई थी, इस स्कीम के बारे में हमने बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो लोक लेखा समिति है, इसके बारे में जैसे 1921 में इसको स्थापित किया गया था। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। मंत्री, ये जो समिति है इसके सदस्य नहीं हो सकते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और जो ये वाली फिर योजना थी, ठीक है, स्वदेश दर्शन, ये 15 में आती है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और वित्त पोषण की बात करें तो ये 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है, ठीक है। इसके बाद में मैप में आज आपको दिखा देते हैं, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA, ठीक है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के मेंबर जो देश है वो यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, ऐसा ध्यान रख लेना। बाकी ये वाले जो देश है ये मेंबर हैं बिल्कुल इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के। क्या कुछ काम करता है ये एसोसिएशन, इसके ऊपर भी वीडियो में नीचे अब हम बात करेंगे। माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी की बात करें तो ये माउंट बिल्कुल इंडोनेशिया में पड़ता है। मैप में लोकेशन आप बिल्कुल देख पाएंगे, ये देखो इंडोनेशिया है और यहाँ पे नीचे माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी पड़ता है, देख लो, ठीक है। इसके बाद गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे अब 2025 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 30वां मीटिंग जो है ब्राज़ील में होगी, 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच होने वाली है। और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, अभी जिसको हम बोल रहे थे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA, वो ये है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ठीक है। 1997 में स्थापित अंतर सरकारी संगठन है। प्रारंभ में दक्षिण अफ्रीका और भारत के द्वारा गठित किया जाता है इसको। और हिंद महासागर के सभी संप्रभु राज्य, मतलब जो देश हैं, वो एसोसिएशन की सदस्यता के लिए पात्र हैं बिल्कुल, ठीक है। और इस एसोसिएशन के बारे में ये जो एसोसिएशन का नाम है, इसके बारे में जो जिक्र है, ये कहाँ किसने उपज किया, तो ये जो है नेल्सन मंडेला साहब की जो विजिट होती है भारत में 1995, तो वहाँ से उत्पन्न ये होता है, ठीक है। इसमें जो सदस्य देश हैं वो एशिया से भी आते हैं, ओशिनिया से भी आते हैं। ओशिनिया की बात करें, ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप की बात करें तो यहाँ से फ्रांस है, और अफ्रीका से भी आते हैं। पाकिस्तान सदस्य नहीं है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के बारे में बात करेंगे, GM क्रॉप्स के ऊपर हम बात करेंगे अब, ठीक है। देखो, जीन मॉडिफिकेशन जो है, आनुवांशिक संशोधन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी मेजबान जीव के जीनोम में DNA डालकर उसके आनुवांशिक स्वरूप को बदल दिया जाता है, ठीक है, चेंज किया जाता है उसको। अब इसके क्या फायदे होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है जैसे आपने कोई फसल बोई, उसको कीड़ा लग गया,
है ना, वो खराब हो गई, वो पूरा आपको यील्ड नहीं दे रही है ढंग से फसल आपकी, ठीक है। तो इससे जब ये मॉडिफिकेशन होता है उसमें जेनेटिकली, तो फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मतलब ना तो उसमें कीड़ा लगता है, बढ़िया फसल करती हैं वो। तो ऐसे करने के लिए फिर इन चीज़ों को लिया जाता है। कैसा करने के लिए, मतलब उनकी उपज अच्छी हो, उसमें पेस्ट मतलब ज़्यादा पेस्टिसाइड ना डालना पड़े, पानी की भी ऐसी होती हैं आजकल तो कि जीन मॉडिफाइड कर दो तो उनको पानी की भी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है फिर, है ना। तो ये इन चीज़ों का ऐसा वाला फ़ायदा देखने को मिल जाता है। 1994 में पहली बार अमेरिका में फ्लेवर सेवर टमाटर के रूप में पेश किया गया था, ये जिन जीएम क्रॉप्स है वहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में देखो हमारे यहाँ की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले मैं ये पॉइंट और बता देता हूँ आपको कि बीटीजीन है, मतलब बैसिलस थुरिजिएंसिस, ठीक है। ये एक जीवाणु है जो दो महत्वपूर्ण प्रोटीन का उत्पादन करता है, जिसमें एक साइटोलिटिक है और एक क्रिस्टल टॉक्सिन है ना। हिंदी में भी ऐसे ही लिख बोला जाएगा, तो मैंने ऐसे ही मेंशन करवा के लिख दिया है, ठीक है। अब भारत में जीएम क्रॉप्स जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, उसकी जो फसलें हैं उनके ऊपर जो भी चीज़ें हैं उन पे एक बार बात कर लेते हैं अच्छे से। जैसे कि हमारे यहाँ पे इनको रेगुलेट कौन करता है, इनकी देखभाल कौन करता है, यहाँ होता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत निकाय है, ठीक है। और भारत में जीएम फसलों के विनियमन के लिए कानून है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, जैविक विविधता अधिनियम 2002 है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और पादप संग्रहोध आदेश 2003 भी बिल्कुल हमारे यहाँ पे इनके विनियमन के लिए बिल्कुल है। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे बीटी कॉटन कब आता है भारत में। आपको पता होगा बीटी कॉटन कब आता है, आई थिंक ये गलती से मिसपेल्ट हो गया, 2002 में आता है बीटी कॉटन, ठीक है। और जैव विविधता, ये है कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर कन्वेंशन है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है, और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बिल्कुल इसको ऑपरेट करता है। सचिवालय की इसकी बात करें तो वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। दूसरा अब बात करें, ऐसे ही एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है जैव सुरक्षा पर कार्टाजाना प्रोटोकॉल, 2003 में बिल्कुल फोर्स में आ जाती है। नगोया प्रोटोकॉल की बात करें 2010 में आती है, और नगोया जो है बिल्कुल जापान में होता है, ठीक है, जापान में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो माउंट लेवतोबी लाकी लाकी, अभी मैप में आपको दिखाया था, इंडोनेशिया में पड़ता है, ये रिसेंटली इरप्ट होता है, वल्कनिक इरप्शन इसका देखने को मिला था रिसेंटली, ठीक है। और नमीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नंदी नदेतवा, ठीक है, ये नाम याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत अमेरिका सांस्कृतिक संपदा समझौता। कई बार ऐसा होता है जो रीसेंट ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट कि रिसेंट ऐसे एग्रीमेंट भारत ने किस देश के साथ में किया है। तो ये कल्चरल प्रॉपर्टी के ऊपर एग्रीमेंट है, तो ये भारत ने अमेरिका के साथ में किया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट परी की बात करें तो परी का मतलब यहाँ पे है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के जरिए संस्कृति मंत्रालय भारतीय लोक कला परियोजना के तहत निर्मित सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों की स्थिरता और रखरखाव के लिए प्रतिबद्ध है। और वर्तमान में ये जो परियोजना है परी, ये केवल दिल्ली में ही लागू की गई, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात करें तो इस बार ये बिल्कुल हर बार मतलब 21 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार 2025 का जो है इसका थीम है वन और भोजन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दूसरे खेलों, दूसरा मतलब दूसरा ऐसा नहीं है, डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे सेकंड है, सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, ठीक है। केडी जादव इंडोर हॉल है ये नई दिल्ली में, यहाँ पे गेम होंगे। इसमें 6 खेल होंगे, 6 खेलों में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, पावर लिफ्टिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और निशानेबाजी बिल्कुल रहेगा। और इसका पहला संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया था, वो भी दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे सिल्हाहल्ला जल विद्युत परियोजना। तो इस परियोजना के ऊपर बात करें तो ये परियोजना बिल्कुल नीलगिरी तमिलनाडु के यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। और सिल्लाहल्ला धारा जो है कुंदा नदी की एक सहायक नदी है जो भवानी नदी को पानी बिल्कुल देती है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम तेलंगाना जो है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी बिल्कुल तेलंगाना करेगा। नेक्स्ट आरबीआई ने
इंद्रनील भट्टाचार्य को कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। और जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी होगी। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर एंड होता है। आपका कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो हमेशा बिल्कुल आपका स्वागत है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स सर्च कर लेना। द हिंदू PIB नोट्स SS आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सर्च करके भी डायरेक्ट मैसेज करके हमसे अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।